नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमेज़न प्राइम। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का। जी हां, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पहले से आंदोलनरत हैं, लेकिन इधर टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के बयान और उसके बाद किसान और ज्यादा उग्र हो गए। इस प्रकरण में किसानों की गिरफ्तारी भी हुई, तो वहीं एक और किसान हिसार से टोहाना शिफ्ट हुए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। दूसरी ओर किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। इस दौरान पंचकुला में किसान जिस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इन सब के बाद भी किसानों का आंदोलन जहां 6 माह पहले था, आज भी वहीं दिखता है। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन सवाल तो आज भी वही बने हुए हैं। ये कब तक चलेगा? इसका समाधान होगा या फिर नहीं? एक बार फिर से आज बहस इसी पर करेंगे। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ 3 खास मेहमान जो जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले रेणु भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, सतीश नंबरदार किसान हमारे साथ हैं, योगेश सोनी साहब विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसान नेता सतीश नंबरदार हमारे साथ हैं। सतीश जी, हिसार वाली तस्वीर कल देखी गई, टोहाना आज देखा गया, पंचकुला में प्रशासनिक कार्रवाई देखी गई। इन सब के बीच किसान आंदोलन कहां खड़ा है? पंकज भाई, आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में बैठी खट्टर सरकार किसानों पर मुठभेड़ थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान इस मुठभेड़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप देख रहे होंगे किस तरह आज हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करने का काम किया गया, जो अपने संविधान के अंतर्गत अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। और हर आदमी को, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने की भी गाइडलाइन है, हर आदमी को अपना संविधान के अंतर्गत आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन यह सरकार हरियाणा में किसानों पर किस तरह मुठभेड़ करने की कोशिश कर रही है, और एक विधायक ने किस तरह किसानों की बेइज्जती करने का काम किया और उनके साथ गाली गलौज का काम किया और खुद किसानों की गिरफ्तार करने का काम किया। आज किसान पूरे का पूरे देश का सड़कों पे है। आज तो हरियाणा का किसान निकला है, कल पूरे भारत का किसान निकलेगा। और इस जो ये गूंगी बहरी सरकार है, आज 6 महीने से किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे। और एक तरफ बोलते हैं अगर हमें किसानों के एक फोन कॉल दूरी से, अब तो 1 महीने से ज्यादा किसानों ने अपनी चिट्ठी भी प्रधानमंत्री को भेज दी, बातचीत के लिए कब बुला रहे हैं, लेकिन आज तक केंद्र सरकार से कोई भी बुलावा नहीं आया। और किसान इससे उग्र रूप ले रहा है और आंदोलन को तेजी पकड़ने का काम किया जा रहा है। जी सतीश जी, एक सवाल का आप जवाब देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जानना चाहता हूं, पंजाब और हरियाणा के किसानों को केंद्र ने कितना करोड़ ट्रांसफर किया है इस बार? वो रबी की फसल के लिए हो या फिर खरीफ की फसल के लिए हो? मेरे भाई पंकज भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 50 रुपए पर डीजल का रेट 100 रुपए का करने का काम इसने किया, और ये तो हर सरकार लेती है, इसमें कोई नया काम नहीं हुआ किसान का। सतीश नंबरदार, मैं आपको आंकड़े बताऊंगा सर, मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने फसल की एवज में जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना बिका, कितना खरीदा गया और कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि आपके पास ये आंकड़े नहीं है, लेकिन उससे पहले हम रेणु भाटिया जी के पास चल रहे हैं। उनके पास आंकड़े जरूर होंगे कि केंद्र सरकार ने कितना ट्रांसफर किया, एमएसपी कितना एमएसपी पर खरीदा गया, खरीद कितने पर हुई, कितनी हुई, ये सब बताएंगे रेणु भाटिया। क्या आपके पास जानकारी मैम कोई इस आंदोलन से इतर जो पॉजिटिव है किसानों के लिए, उसको बताने की हिम्मत भी होनी चाहिए? पंकज, मुझे ऐसे लगता है कि आंकड़ों का डाटा आप पढ़ के बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगी तो ये फिर से वही बात को रिपीट करेंगे कि ये हर बार होता है, हर बार दिया जाता है, लेकिन इनको डिफरेंस बताना बड़ा जरूरी है। वो आप बताएं कि कितना डिफरेंस है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात कहूंगी, मैं अपनी पार्टी के किए हुए अच्छे कामों को, अगर किसानों के लिए किए गए कामों को बताऊंगी तो ये बोलेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बरगलाते हैं। लेकिन पूरा मीडिया जानता है, आप लोगों के पास हमारे डाटा है, पूरे 1-1 रुपए का आपके पास हिसाब आया हुआ है कि कितना किसानों को दिया गया। बाकी बात रही कि किसानों के ऊपर किस तरह से व्यवहार हुआ, किस तरह से गाली गलौज हुआ, मेरे भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपने सतीश नंबरदार भाई को अप्रिशिएट करती हूँ
कि इन्होंने अपने संगठन की वजह से ये बात कही। अदरवाइज अगर ये आत्मा पर हाथ रख के बोलेंगे, अपने दिल पर हाथ रख के बोलेंगे, तो अपनी आत्मा की आवाज इनको आएगी कि ये जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावे के लिए कह रहे हैं। अदरवाइज किसानों के लिए जितनी स्कीम मोदी सरकार में बनी, चाहे वो उनके लोन को स्वाइप करने की योजना थी, चाहे उनके लिए बीमा योजना थी, चाहे उनके लिए फसल बीमा योजना थी, कोई भी योजना हो, जितनी योजनाएं इस सरकार रेणु भाटिया जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उसका लाभ भी आमजन को मिल रहा है। उन सबसे इतना हम ये जानना चाहते हैं कि पंचकुला में किसानों ने वो कौन सा कानून तोड़ दिया कि जिससे उन पर लाठियां चली? देखिए पंकज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज दिन में बयान दिया और आप लोगों ने दिखाया भी दिन भर उसको कि आप आंदोलन करिए, आप अपना कोई भी नाराजगी जताना चाहते हैं वो आप जताइए। हर चीज का एक सिस्टम होता है, आपको उसको फॉलो करना होता है। जहां आप ऐसे कोविड के टाइम में, इतनी भयंकर परिस्थितियों के टाइम में आप उल्लंघन करेंगे किसी चीज का, तो सरकार को कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि किसी भी आम व्यक्ति को, किसी भी जनता के किसी भी नागरिक को, देश के किसी भी नागरिक को किसी भी कोने में ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जो इस तरह के आंदोलनकारियों की वजह से हो। आंदोलन करना गलत नहीं है, अपनी आवाज उठाना गलत नहीं है। हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप अपनी आवाज मत उठाइए। ठीक है, आगे आपसे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। योगेश सोनी साहब हमारे साथ है, विश्लेषक है, वो शायद आपसे अलग, नंबरदार जी से अलग वो आप बताने की कोशिश करेंगे। मैं सोनी साहब आपसे जानना चाहता हूं, आज पंचकुला में जो घटना हुई, देवेंद्र बबली के बयान को लेकर जो बात चल रही है, किसान नाराज हैं, उन सबसे इतर जिस तरीके से फसल को खरीदा जा रहा है, जो एमएसपी तय है उस एमएसपी पर फसल को सरकार खरीद रही है। यकीन मानिए, मैं जब आंकड़े देखा, आंकड़े देखने में यह लगा कि पिछली फसल के मुकाबले, यानी कि जो इससे पहले पिछली साल जो फसल गई एमएसपी पर, उससे कहीं ज्यादा इस बार है। रिकॉर्ड हैरान करने वाले इस होल्ले के बीच में। प्लीज देखिए पंकज भाई, मसला ये है कि आज की डेट में किसानों भी वर्गीकरण में बढ़ चुका है। जो बैठा है वो किसान है नहीं है, इस पे कई बार मंशा और शंका वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि एमएसपी के अंतर्गत कौन सी फसलें भी आती हैं। अगर आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दूं, 23 फसलें आती हैं एमएसपी के अंतर्गत। बाकी वहां लोगों के बैठों को बरगलाया जाता है कि ये भी इसके अंतर्गत आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। मामला ये है कि जब तक आपको तकनीकी जानकारी नहीं होगी, तब तक वो जो बैठे बेचारे आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, या उनको हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो संज्ञा देता है, उनको यहाँ समझने में, समझाने की जरूरत है। आक्रोश में आना और सिर्फ ये कह देना भेड़ चाल की तरह की सरकार आपके साथ गलत कर रही है या सरकार आपके साथ अच्छा कर रही है, दोनों हर बात के दोनों पहलू होते हैं। वहां पर बैठे मुझे लगता है सरकार को एक टीम गठित या किसानों को एक टीम गठित करनी चाहिए तालमेल के साथ, कि उनकी समस्याओं को ईमानदारी से लेके, जेन्युइन तरीके से लेके उनको वो बताया, समझाया जाए। क्योंकि बताने वाला कोई नहीं। एक बात हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में, एक बात पे अगर अफवाह उड़ जाती है तो पढ़े लिखे आदमी सोशल मीडिया पे वो आगे फॉरवर्ड और शेयर कर देते हैं। तकलीफ यही है कि वहां पर चीजों को जितनी बेहतर तरीके से समझाया जाना चाहिए, वहां पर किसान नेताओं को या सरकार को, वो संदेश वहां पहुंच ही नहीं रहा। आज इतने लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, आज वो आंदोलन का रूप कहां रह गया? जो प्रदर्शन का रूप था वो कहां रह गया? चीजें बदलती जा रही है नकारात्मकता की और ये संदेश दुनिया में हमारे देश से जा रहा है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक और पीड़ाजनक यह मामला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर काउंसिल और तमाम ऐसी चीजों की जरूरत है जो वहां पर उन चीजों का समाधान निकाले। ठीक है सोनी साहब, जरा इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि देवेंद्र बबली के साथ, उनके आवास पर उनके साथ जो बर्ताव हुआ, उस प्रकरण में किसानों का जो गुस्सा है, जो गिरफ्तारियां हुई उस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। हमने हिसार में देखा, आप टोहाना में देखा, उधर पंचकुला में भी देखिए, जो नेता होता है वो जनता द्वारा चुना गया है, वो विधायक बना, वो मंत्री बना। जनता का हक, चाहे जनता किसान है या आम आदमी है, उसका हक ये जानना जरूरी है। अपने विधायक से, अपने विधानसभा अध्यक्ष से वो बात करे और ये पूछे कि साहब ये क्या हो रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आज लाठियां पड़ी। इसे किस नजर से देखा जाए? हिंसा का मतलब देसी भाषा में बदमाशी होता है। यदि आप जब बदमाशी करेंगे तो आप किसी से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी सुनवाई आपके नेता द्वारा नहीं होती है
तो आप उच्च स्तरीय नेता पे जाइए। आपका निगम पार्षद नहीं सुनता, विधायक पे जाइए, विधायक नहीं सुनता, आप सांसद पे जाइए, सांसद नहीं सुनता, आप सरकार को चिट्ठी लिखे, कोर्ट में चिट्ठी लिखे। ये एक सुन्नत और सुंदर और एक बेहतर तरीका होता है अपनी बात को रखने का। लेकिन यदि हम ऐसी बात सोचें कि हम प्रदर्शन करके, क्षति पहुंचा के और हम कोई आर्थिक नुकसान देके या उसकी छवि को धूमिल करके कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो जमाना पंकज भाई जा चुका है। पिछले दशक भर में जो राजनीति की तस्वीर बदली है, अगर कोई किसान, कोई आम आदमी, आप और मैं अपने नेता के पास सवाल करने नहीं जा सकते हैं, उसे पूछ नहीं सकते, हो सकता तरीका अलग हो, तो उसके अलावा कौन सा विकल्प हमारे पास बचता है? क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम उससे कोई बात कर लें, उससे कोई सवाल कर लें, अपने समाधान को पूछ लें? आऊंगा आपके पास। उससे पहले सतीश नंबरदार जी के पास में जा रहा हूं। सतीश जी, जो आंकड़े हैं वो तो थोड़ा हैरान करते ही हैं, क्योंकि एक तरफ आपका गुस्सा है, किसानों का गुस्सा है, दूसरी तरफ थोड़ा कुछ आंकड़े हैं जो आपकी फेवर में जा रहे हैं। इस 3 कृषि कानूनों में एक बात यह भी कही गई थी कि आप अपनी फसल को अपने क्षेत्र की, अपने जिले की, अपने स्टेट की मंडी से इतर बाहर भी बेच सकते हैं। यानी कि आप हरियाणा के किसान हैं तो आप उत्तराखंड जा सकते हैं, आप तमिलनाडु जा सकते हैं, आप पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। ऐसा ही जब मामला दिखा तो सबसे पहले आंकड़ा निकल कर आया सरसों का और सूरजमुखी का, और ये जो है 7 से 7.5 हजार रुपये क्विंटल बिकी है सरसों, और जबकि सूरजमुखी बिका है 6,500 रुपये क्विंटल। इसमें हरियाणा के चर्चित IAS, आप जानते होंगे, डॉक्टर अशोक खेमका, उन्होंने एक सवाल पूछा, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा जब सरसों और सूरजमुखी को बेहतर दाम मिले, चाहे वो स्टेट के बाहर जाके मिले, तो इसमें ये कानून काला कैसे हो गया? इसमें फायदा तो किसानों का ही है ना? पंकज भाई, आज आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में किस तरह का महंगाई के ऊपर जो छोटे तबके के जो गरीब आदमी हैं, आज उस सरसों का महंगा होने से किसान कभी नहीं चाहता। किसान सिर्फ इतना चाहता है अब उसका पेट भर जाए और पूरे समाज का पेट भर जाए। आज सरसों की जो 80 रुपए की तेल की बोतल बिकती थी, आज वो 200 रुपए की बिक रही है। किसान को आज ये भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि किसान ने तो आज थोड़ा बेचा है। ये सब का सब एक बड़े उद्योगपति जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए थे, उसमें आज इसको सरसों को रोक के आज एक जनता पे मार करने का काम ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा सरकार कर रही है। और आज किस तरह आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे हरियाणा में किस तरह त्राहिमाम मची हुई है। जो भी बाहर का जो गरीब तबके का लोग है, आज उसको रोटी खाने के लिए मोहताज हो रही है। आप बोल रहे हो को पूरे का पूरा गेहूं की ब्लैक मार्केटिंग, सरसों की ब्लैक मार्केटिंग, ये सरकार से उससे नहीं बढ़ा, ये ब्लैक मार्केटिंग से जो आप देख रहे हैं किस तरह आज। रेणु जी, जरा ऐसे आप अपने ध्यान में रखिएगा, ये ब्लैक मार्केटिंग वाला जो शब्द इन्होंने बोला है वो आखिर है क्या? क्या वाकई में कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं? इस आड़ में कुछ बिचौलिए हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अनाज की? मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का इशारा मुझे हो रहा है, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि गेहूं की रिकॉर्ड खरीद किस तरीके से हुई, खासकर वो राज्य कौन कौन से है, जिसमें हरियाणा भी है, जिसमें पंजाब भी है। वो रिकॉर्ड खरीद हम क्यों कह रहे हैं? कितना पैसा केंद्र सरकार ने ट्रांसफर किया किसानों के खाते में, वो MSP रेट पर, जो MSP तय की गई है। हालांकि किसान ये चाहते हैं कि MSP पर गारंटीड एक कानून बने, उन सब के बावजूद भी MSP से आज फायदा होता दिख रहा है। कुछ किसान ही हो, शायद हो सकता है, लेकिन फायदा हो जरूर रहा है। जो सवाल है, जो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिवनेस ये है कि जिस तरीके से MSP को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन MSP पर जो खरीद हुई, वो खरीद बताती है कि काफी ज्यादा अच्छा रहा है किसानों के लिए। हमारे साथ रेणु भाटिया जी बीजेपी से हैं। रेणु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो सतीश नंबरदार जी ने एक बात कही बिचौलियों की, ब्लैक मार्केटिंग की, ये क्या चीज है? इसे थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि ये कहा जरूर गया कि इसमें अगर हम एक राज्य दूसरे राज्य में जाते हैं बेचने के लिए, पहले तो छोटा किसान जा नहीं सकता, वो इतना भाड़ा कहां से देगा, उस जितने में बेचेगा उतना उसका आने जाने का खर्च लग जाएगा। उन सब से इतर ये ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, बिचौलिए खत्म हो जाएंगी, ये बात कही गई थी। क्या ये आज भी जिंदा है? सतीश जी, किस हिसाब से, किस दावे के साथ ये कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग इस शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं? देखिए पंकज, मैं सतीश जी की बात सुन रही थी और मैं सुनते सुनते एक दिमाग जब आपका चलने लगता है, आप कुछ एक विजुअलाइज करने लगते हैं, तो मैं सतीश जी को ना बिल्कुल कांग्रेस की सरकार का एक नुमाइंदा की तरह कंसेप्चुअल मेरी थॉट वैसी चली गई। क्योंकि इन लोगों को आदत है वो बिचौलिया टाइप, वो रिश्वतखोरी टाइप, वो बीच वाले टाइप बातें करने की।
और ये भूल रहे हैं ये मोदी सरकार है 7 वर्षों से। ये बिचौलिया टाइप का जो एक शब्द है वो बिल्कुल निकल गया। ये कमीशन खोरी टाइप का जो वर्ड है वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए ट्रांसपेरेंसी ना कई बार जल्दी जल्दी आपको ईमानदारी हजम नहीं होती। अब मेरे भाई ने कहा कि हमें क्या फायदा हुआ, और सोनी जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने सरकार का विजन रखा है आपके चैनल पर। उन्होंने कहा एक बात उन्होंने ये भी कही कि हम समझा क्यों नहीं पा रहे। सोनी जी आप शायद शुरू से ये डिबेट जरूर कर रहे होंगे क्योंकि आप ने इतना अच्छा बोला, तो मैं समझ रही हूँ कि आप इस विषय के जानकार हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से सरकार का और हमारे पार्टी का हर बड़ा छोटा नेता, मेरे जैसा छोटा नेता भी और माननीय अमित शाह जी जैसा बड़ा नेता भी एक ही बात कहता आया है कि ये एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियां बंद नहीं होंगी। परंतु मेरे सतीश भाई को या इनके कुछ साथियों को जो कचरा घोलना चाहते हैं, गंद घोलना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं समझ आता ये मुझे नहीं पता। और वो क्यों नहीं समझाना चाहते। और वो जो अभी सोनी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आंदोलन का रूप अब बिखर गया है, वो आंदोलन कहाँ रहा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ लोग समझने लग गए। मुझे याद है पंकज भाई जब आंदोलन बड़े उग्र रूप पे ये लोग इकट्ठे हुए थे और इन्होंने मिसकंसेप्ट क्रिएट किए थे कुछ लोगों ने, तब मैं मथुरा विजिट करने मुझे जाना था, तो मैंने फरीदाबाद से मथुरा के रास्ते में देखा कि वो पूरा हजूम वो लगा हुआ है सारा। और अब मैं पिछले हफ्ते मथुरा दोबारा गई हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जहां पर 200 लोग थे आज वहां पर 12-13 लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर करके बैठे हुए हैं, वही हुक्का, वही बीड़ी, वही खाना पीना, वही सब लगा हुआ है, बट वो 12-13 लोग। क्योंकि मैं पत्रकार भी रही हूं तो प्रवृत्ति वही होती है, आप चाहे कुछ भी बन जाए आपको क्वेश्चनेयर करने की आदत सी होती है। तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा भैया आप अभी तक यहाँ बैठे हो, इतने दिन हो गए? कहता वो बाकी तो सारे चले गए, वो 80-5-7 बैठे हैं और गांव जाके भी करना ही किया। तो मैं I never told him that I am from BJP. I didn't tell him that I am a पत्रकार और I am from BJP. बट मैंने उनका व्यू जो सुना तो मुझे हैरानी हुई। मतलब एक सवाल तो रेणु जी वो यहाँ पे इन्होंने बिठा दिए हैं। जी ये एमएसपी की बात हो जरूर रही है, आपने कहा बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या कहीं इस पूरे मामले में सरकार को दिक्कत आ रही होगी कि वो एमएसपी पर एक गारंटीड कानून दे दे या कानून बना दे? किसान सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक कागज पर लिखकर उसमें मोहर लग जाए, बस इतना चाहते हैं कि एमएसपी ये हो जाएगा। इसे देने में दिक्कत क्यों हो रही है? तो ये जब हम दे रहे हैं एमएसपी पर खरीद हो रही है, सब चीज हो रहा है, बढ़िया है, लेकिन एक सांत्वना के लिए सही एक कागज दे दीजिए। अक्सर ये कहा जाता है कहीं पर भी कोई काम होता है तो भैया इस पर साइन कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा लगता है विश्वास कि हाँ ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारे लिए ही है, ये आपके लिए ही है, ऐसा लगता है। लेकिन ये जो साइन वाली बात है यहां पर आकर सरकार पीछे हो जाती है। काश इन लोगों ने हमारे 7 साल से पूर्व उन चीजों को एटलीस्ट कंपेयर तो किया होता, कम से कम स्टडी तो किया होता। ये जो 3 कानून बने हैं इनको स्टडी तो किया होता इन्होंने। एमएसपी क्या चीज है उसको एहसास तो किया होता कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, मंडियां नहीं बंद होंगी। इस चीज के पीछे कितनी बड़ी बात है कि आपकी रोजी रोटी बंद नहीं होगी, आपको कोई चीट नहीं करेगा। और कितनी बड़ी चॉइस थी, आप अपनी चीज को अपनी मिट्टी को भी अगर आप कहते हैं कि फरीदाबाद में आपको ठीक रेट नहीं मिला तो आप जाइए दिल्ली बेचिए, ग्वालियर बेचिए, मथुरा बेचिए, आपके ऊपर छोड़ा। अब आप कहें कि वहां पे पैसे ज्यादा लगेंगे, एक आपको तो एक चॉइस दी है, यू हैव अ चॉइस कि आपको वहम ना हो, आपको शक ना हो, आपको बुरा ना लगे, आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट ना आए। हमने आपको छूट दी है भैया, आपकी चीज है, आपकी फसल है। दरअसल रेणु भाटिया जी दिक्कत यहाँ पर भी थोड़ा सा है, जिस छूट का आप जिक्र कर रही है, किसान ये कहते हैं इस आंदोलन के दौरान कि उन्होंने मांग ही नहीं की, उनकी कोई डिमांड ही नहीं थी, कोई चाहते ही नहीं थे कुछ ऐसा हो कि अपने आप ही बिना पूछे कर दिया गया। एक गुस्सा ये भी है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले योगेश सोनी जी के पास हम चल रहे हैं। मैम प्लीज पंकज, मैं एक छोटी सी लाइन कंप्लीट करना चाहूंगी, उसके बाद आप सोनी भाई को बारी दीजिए। मैं केवल इतना कहूंगी कि जब देश के
भविष्य का और किसानों के उज्जवल उनकी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सोचा जाता है, जो पिछले 70 वर्षों तक दबाया गया था ईंटों के नीचे, तब उसमें सतीश जी जैसी बात नहीं चलती। तब लार्ज विजन देखा जाता है, ब्रॉडर विजन से बात सोची और बनाई जाती है, और कई कई मीटिंग्स के बाद, ऑफिशियल मीटिंग्स के बाद हर चीज के पहलू को देखते हुए ये तय हुआ था। योगेश सोनी जी इस बात पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी को विश्वास में लेना जरूरी नहीं होता। क्या कभी भी कोई चीज़ अगर की जाती है, घर में भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो परिवार वालों के साथ सलाह जरूर होती है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, रूटीन की बात है, अक्सर ये होता ज़रूर है। सोनी साहब, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि भरोसे वाली बात हो गई कि हमें भरोसे में लिया नहीं गया और अपने आप ये तमाम चीज़ें हो गई, जिसके लिए आज इतना लंबा ये खींचा जा रहा है आंदोलन। दूसरी एक और बात है, वो बात ये है कि पार्टनरशिप करने की कोशिश किसी ने नहीं की। एक कदम पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है, ना सरकार तैयार और ना किसान तैयार। चलिए, सोनी साहब से थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है, उससे पहले हम नंबरदार जी के पास चल रहे हैं, सतीश जी के पास। सतीश जी, सवाल करूं आपसे। किसानों से 25 अप्रैल तक 222.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। सुनिएगा सर गौर से। जबकि पिछले साल इसी समय अवधि में इसी समय ये महज 77.57 लाख मीट्रिक टन थी। ये उसी एमएसपी पर है जिस एमएसपी पर सरकार ने तय किया, जिस एमएसपी को लेकर हो हल्ला हो रहा है, जिस एमएसपी को लेकर कानून की बात हो रही है। कितना बड़ा फासला है सर। और आप कहेंगे कि कौन कौन से राज्य और कितना कितना वहां खरीदा गया, मैं आपको बता दूंगा। रिकॉर्ड है ये, रिकॉर्ड। कहां 77.57, कहां 222.33। सतीश जी, तूफान आता है ना, ये तूफान है। जब तूफान के बाद जो शांति होती है ना, उसमें कोई पूछने नहीं जाता। आज ये आंदोलन है तो ये खरीदारी भी की जा रही है, और ये आंदोलन चला जाएगा, और ये एमएसपी भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में बोलते थे, और किस तरह आज 1.5 लाख करोड़ का कोल घोटाला हुआ, किस तरह आज हवा पानी का घोटाला हुआ, किस तरह जमीन घोटाला हुआ। आज तक 7 साल हो चुके, यह जनता को इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और कहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, कहाँ पे कोल घोटाला हुआ, कहाँ पे 2GM घोटाला हुआ। आज वे घोटाले कहाँ गए? किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार अपने मुख्यमंत्री काल में जनता को परगलाते थे, और किस तरह आज इस देश में घोटाले हो रहे हैं। आज 7 साल हो गए, कहाँ गए वो कैग ऑडिटर? आज कैग हिंदुस्तान में नाम सतीश जी, इन आंकड़ों से आपको दिक्कत है? इस बात से भरोसा कर ले इनकी। सतीश जी, प्लीज सर, प्लीज क्योंकि ये तूफान की तरह है। प्लीज, इन आंकड़ों से आपको दिक्कत है सर? आप बताइए। ये सिर्फ अब की बार है जो रिकॉर्ड खरीद हुई, इन आंकड़ों से दिक्कत है? आप नहीं चाहते कि गेहूं को खरीदा जाए और रिकॉर्ड खरीदा जाए? जब हम बोल रहे हैं खरीदा जाए, क्यों नहीं खरीदा जाए? इसमें भी सबसे ज्यादा पंजाब में खरीदारी हुई है। जैसे अनाज की मंडी कहा जाता है, सबसे ज्यादा पंजाब में, उस दूसरे नंबर पर हरियाणा है। कहोगे तो आगे बताऊंगा, राजस्थान भी है। एक बात बताओ, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि यह काम होता है, दूसरी तरफ राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आ गया तो हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार ने खरीदने से मना कर दिया। और किस तरह आप किसान के किस तरह बोल रहे हैं घर मंडी में बेचा जा सकता है। लेकिन आंकड़ों को हम झुटला नहीं सकते सर, माफी चाहता हूं मैं आपसे। आंकड़ों को झुटला नहीं सकते। जो खरीद हुई है उस खरीद को मैं दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको भी मानना चाहिए। और आपको हो सकता है आपने तैयारी नहीं की हो, तैयारी करनी चाहिए कि कितनी खरीद हो गई। सिर्फ इस धर्रे पर ना चले, सिर्फ सर हर चीज अवेलेबल है जी। पंकज भाई, 1 मिनट लगता है देखने पर, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है, किस पर कहाँ पे खरीदारी हुई। लेकिन हम बोल रहे हैं इसको कानूनी पर स्वरूप देने, दोनों चीजों को देखकर चलेंगे ना सतीश जी, तो शायद कहीं पर कुछ बेहतरी के लिए रास्ता भी निकले, कुछ फायदा भी दिखे। अगर अड़े रहेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा, ये सब जानते हैं। 12 दौर की टेबल टॉक के बाद भी समाधान नहीं निकला। बड़े ताज्जुब की बात है इस देश में, ये किसान प्रधान देश है, जहां पर किसानों की बात सरकारें करती हैं और किसान कहते हैं जी हम अनाज के अलावा कुछ जानते नहीं है। लेकिन यहां तो सियासत भी जानते हैं, किसान ये जानता है ये देश। ठीक है योगेश सोनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं ये तमाम सवालों को लेकर, क्योंकि एमएसपी पर गारंटीड कानून चाहते हैं किसान। ये बात उन्होंने कही
किसानों ने कि कहा आप एमएसपी तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक थोड़ा सा लिख के कागज में दे दीजिए तो और एक मोहर लगा दीजिए, इतना ही चाहिए हमको। लेकिन इतनी हिम्मत शायद सरकार नहीं जुटा पा रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। दूसरी ओर जो रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की गई केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर मंडियों द्वारा, वो खरीद बताती है कि पिछले साल की मुकाबले इस साल बहुत बेहतर खरीद हुई है, मैंने आंकड़े बताए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये पेच कहां फंस रहा है? ये मामला यूं ही चलता रहेगा? पिस कौन रहा है, बड़े किसान या छोटे किसान? अगर मैं आपसे ऐसी स्थिति को समझाऊं कि हिंदुस्तान जैसा देश जो बेहद अधिक जनसंख्या का देश और कृषि प्रधान देश है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए किसी भी सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। इस इतनी बड़ी जनसंख्या के देश को संचालित करना एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं ये केवल मोदी सरकार ही नहीं, पिछले कालखंड में अगर कांग्रेस सरकार रही या और भी अन्य सरकार, जो भी पुराना इतिहास रहा, उसको देश को संचालित करने में हर चीज में मौका लगता है। यदि आप किसी भी चीज का परिवर्तन आप यहाँ करते हैं तो उसके लिए मानो एक तूफान सा आ जाता है और यहाँ पर राजनीति बहुत बड़े स्तर पे हो जाती है। तो मामला यह है कि जब उस चीजों को वो निवेदित करके, अगर कोई आग्रह करके, संचालित करके एप्लीकेबल करना चाहते हैं, एक बार उस आधार पे चला तो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार ऐसा कोई क्यों काम करेगी जिससे किसी को क्षति हो। मैंने आपसे पहले चंक में भी कहा था, फिर कहता हूं कि किसानों का जो वर्गीकरण है वो कई रूप में बदल चुका है, कई रूप में बिखर चुका है, कई रूप में तब्दील हो चुका है। यहां पर समझने की बात यह है कि हम जिस बात को कहना चाहते हैं, ये संदेश क्या उन आम किसान जो वहां धरने पे बैठे हैं या जो इससे अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, क्या ये संदेश सरकार उनको देने में सक्षम है? मुझे लगता है निश्चित तौर पे सरकार ये सक्षम हो ही नहीं पा रही है। यदि ये काउंसलिंग या कोई भी ऐसा कहते हैं देसी भाषा में दिल में दिल डाल के कोई बात समझाई जाए, कोई बात करी जाए, तो निश्चित तौर पर हल्की और निकाला जाएगा। जो कि जो कुछ किसान नेता है वो शायद यहाँ पर वो अपनी बात या तो खुद समझने में बेचारे सक्षम है या उन किसान भाइयों को समझाने में बेचारे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है। हिंसा, झगड़ा और क्रोध, आक्रोश किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि उससे बात बिगड़ती है। अन्नदाता के लिए कोई भी सरकार पंगा नहीं लेना चाहती है। अन्नदाता देश को चलाता है, आपकी भूख को वो संचालित करता है, आपको वो जीवन निर्वाह करने का एक तरीके से सबसे बड़ा साधन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कोई गलती नहीं है, बात केवल समझाने का अंतराल की दूरी पर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात सोनी साहब। बस दिक्कत यही है कि हम समस्या का समाधान करना चाहिए, चाहते जल्दी से, ये चाहते हैं। ये विपक्षी बार बार सरकार पर आरोप लगाते हैं या किसानों से बात करते हैं। देखिए, सियासत के लिए भी जगह होनी चाहिए, वक्त थोड़ा कम है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये बात भी सच है कि पंजाब से 1/3 गेहूं की खरीद की गई और उसके बावजूद भी किसान नाराज हैं। बड़ी बहस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।